हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। आज की ये क्लास संज्ञा एवं सर्वनाम से रिलेटेड बनने वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इस क्लास से बाहर नहीं रहने वाले हैं। आप लोग इस बात का यकीन माने कि अगर आपने इस क्लास को 3 बार देख लिया तो उत्तर प्रदेश पुलिस में संज्ञा एवं सर्वनाम से बनने वाला कोई भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन लाइन के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा दोस्तों क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु अथवा गुण, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसे याद रखेंगे। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर बात की जाएगी आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों किसी विशेष व्यक्ति के नाम या किसी विशेष व्यक्ति, गुण आदि को प्रकट करने वाले शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे किसी का अकेला नाम जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यह दुनिया में अकेला होता है। जैसे कि मान के चलिए आपका नाम जैसे कि सोहन है, तो ये नाम आपके लिए ही स्पेशल है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको देखेंगे। राकेश हो गया, रमेश हो गया, सीता हो गया, श्याम हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया और राम हो गया। ये स्पेशल नेम है और इसको अन्य भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते रहेंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। जिसके जैसे और हैं उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का वह भेद है जिसमें जातियों का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका बहुवचन भी होता है। जैसे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन वह सदैव एक वचन होता है। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए लड़का, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लड़का तो सभी हो सकते हैं, मोहन, रोहन, सोहन, राकेश। इसी तरीके से लड़की, तो लड़की सीता, गीता, तो कोई भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये इस तरीके के शब्द जो होते हैं जो एक विशेष के लिए ना होकर सभी के लिए हो, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है, इसके उदाहरण इन्हें याद कर लेंगे। पहाड़ हो गया, लड़कियां हो गया, देवियां हो गया, देवता हो गया, मनुष्य हो गया और जुलाहा हो गया। तो ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह या जो बहुत सारे मिलकर बनता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसे समुदायवाचक भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे समुदायवाचक भी कहते हैं। जैसे कि गुच्छा, घौंद, तो फलों की गुच्छा जो होता है इसे घौंद कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे कि परिवार, तो परिवार कभी एक व्यक्ति से नहीं होता, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। चाबी, चाबी दोस्तों कभी एक चाबी में एक चाबी नहीं होती, चाबी में बहुत सारी चाबियां होती हैं, यानी कि चाबी का गुच्छा समझ सकते हैं। अगला है सेना। तो सेना किसी एक व्यक्ति के होने से नहीं है, दल हो गया, गिरोह हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस। तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिनको प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। बहुत बढ़िया इसको बताया गया है, जिनको प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। जैसे कि दोस्तों दुख हो गया, भावनाएं जो होती हैं, दुख हो गया, सुख हो गया, तो ये सब भावनाओं से प्रकट होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं। दुख हो गया, लोभ हो गया, जमाव हो गया, पहचान हो गई, सजावट हो गया, कुशाग्रता हो गया,
प्रेम हो गया, लघुता हो गया, आलस्य हो गया, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला है गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है। इसमें पूछा जाता है गांधी में कौन सी संज्ञा है और राष्ट्रपिता में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों गांधी जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का नाम है, जबकि राष्ट्रपिता क्या है, राष्ट्रपिता एक जातिवाचक संज्ञा है। अब राष्ट्रपिता केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग राष्ट्रपिता हो सकते हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ऐसे किसी अन्य देश में राष्ट्रपिता कोई और भी हो सकता है। अगला यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर ई प्रत्यय जोड़कर बन सकता है। जैसे कि मूल धातु होता है पढ़, तो पढ़ में अगर ई जोड़ दो तो बन जाएगा पढ़ाई। लड़ में दोस्तों ई जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, लड़ाई। भला में दोस्तों ई जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, भलाई। और कमाना में, कमा में दोस्तों ई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कमाई। और अगर किसी भी क्रिया रूप में बदलना है तो मूल प्रत्यय में ना पद जोड़ते हैं। जैसे कि पढ़ में अगर ना जोड़ेंगे तो पढ़ना हो जाएगा, और लड़ में अगर ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लड़ना हो जाएगा। तो ये क्रिया हो जाएगा। अगला भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा सच्चरित्र है और चरित्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऊंचा क्या है, तो ऊंचा एक विशेषण है, ऊंचा एक विशेषण है। जैसे कि मंदिर ऊंचा है, तो मंदिर की विशेषता है कि वह ऊंचा है, तो इसलिए विशेषता है तो भाववाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई एक भाव है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ऊंचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऊंचाइयां, तो ऊंचाइयां मतलब कई सारी ऊंचाइयां हो सकती हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से शब्द पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझेंगे। जैसे कि बुराई है, तो बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे इसमें इसको जो है बहुवचन में बदलेंगे तो बुराई का क्या हो जाएगा, बुराइयां। तो बुराइयां हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बुराई क्या है, केवल भाववाचक संज्ञा। अच्छाई क्या है, तो अच्छाई है भाववाचक संज्ञा, लेकिन जैसे इसको बहुवचन बनाएंगे अच्छाइयां, तो ये जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। एग्जाम्पल को अच्छे से देखते रहेंगे, इस तरीके के अगर आते हैं तो एग्जाम में हमारे गलत नहीं होने चाहिए। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि मैं खाकर सोऊंगा, तो पहले ही अगर कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य हो रहा हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं खाकर सोऊंगा, तो पहले खा कर मतलब पहले खा लूंगा फिर उसके बाद सो जाऊंगा। फिर लिखा मैं उठकर भागूंगा, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, एक क्रिया जो है पहले करना है और एक बाद में होगी। मैं उठकर मतलब पहले उठना है फिर भागना है, तो इस तरीके की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला है सजातीय क्रिया, ध्यान से देखेंगे। सजातीय क्रिया, तो गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, तो गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, तो इसको समझेंगे, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। फिर लिखा है बच्छेंद्री पाल ने बहुत सी चढ़ाइयां चढ़ी, तो जब एक जैसे एक मूल धातु के दो शब्द एक पास में दिखाई दें तो वहां पर सजातीय क्रिया कहते हैं। सजाती मतलब एक जैसा होना और विजाति मतलब अलग अलग समूह का होना। जैसे कि लड़ाइयाँ लड़ी, गुर्जरों ने लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ाइयाँ लड़ी दोनों में लड़ और लड़ क्या है, मूल धातु है। चढ़ाइयाँ चढ़ी, तो इसमें चढ़ और चढ़ मूल प्रत्यय है, तो इसलिए ये सजातीय क्रिया है। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, सभी ध्यान से बताएंगे इसका आंसर। द्रव्यवाचक संज्ञा वह पदार्थ जिससे कुछ बनाया जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस, और जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि किसी भी पदार्थ से जब कोई वस्तु के निर्माण हो सके उसे ही क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि लोहा से हम कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। लोहा से जो है
अलमारी बनाई जा सकती है, लोहा से जो है कोई भी अन्य उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना से आभूषण बनाए जा सकते हैं, सोना से आभूषण बनाए जा सकते हैं और सोना को अन्य उपयोगी वस्तुओं में भी यूज किया जा सकता है। चांदी आभूषण में यूज होती है और चांदी के सिक्के भी बनाए जा सकते हैं। लकड़ी से दोस्तों क्या बन सकता है, तो लकड़ी से फर्नीचर बनता है। और ऐसे दूध भी दोस्तों क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा, क्योंकि दूध से हम क्या बना सकते हैं, तो दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर कुछ भी बनाया जा सकता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगला है भाववाचक संज्ञा की रचना किससे होती है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से और सर्वनाम से, अवयव से। इसे ध्यान रखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखो पांचों तरीके से किस प्रकार होता है, इसको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि बूढ़ा क्या है, विशेषण है। जैसे वह बूढ़ा है तो उसकी विशेषता है बूढ़ा है, लेकिन बूढ़ा है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भाववाचक संज्ञा में, तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, बच्चा का हो जाएगा बचपन। सजना, तो सजना क्रिया है, इसकी क्या हो जाएगा, सजना का हो जाएगा सजावट। निकट अवयव के लिए, ये निकट क्या है, अवयव है, समीप, तो निकट का क्या हो जाएगा, निकटता। और अपना का क्या हो जाएगा, ये अपना सर्वनाम है तो इसका हो जाएगा अपनापन। तो ये हमने सारे जो है विशेषण हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, अवयव हो गया और सर्वनाम हो गया, इसको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा और इसका सटीक आंसर आप देख के निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बस आपको घबराना नहीं है। लिखा हुआ है नीले आसमान में सुंदर पक्षी हैं, नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें विशेष है। तो विशेष क्या है, तो विशेष और विशेषण आज समझने के बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेष दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, वह शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लिखा है नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, तो पहली बात तो आसमान, आसमान की विशेषता बताया जा रहा है, तो जिसकी विशेषता बताया जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो इसमें एक विशेष तो हो गया आसमान। लिखा सुंदर पंछी, तो पंछी की भी विशेषता बताई जा रही है कि वे सुंदर है, तो जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आगे विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा कौन सा, जैसे कि बूढ़ा का बता चुके हैं, बुढ़ापा। चतुर का हो जाएगा चतुराई। मीठा का हो जाएगा मिठास, मीठा का मिठास। दुर्बल का हो जाएगा दुर्बलता। मीठा, यहाँ पर एक चीज समझो, मीठा जो है तो मीठा क्या है, मीठा दोस्तों होता है विशेषण। अगर आपसे पूछा जाएगा मिठास, तो मिठास क्या होता है, मिठास होता है भाववाचक संज्ञा। और मिठाई क्या है, तो मिठाई ध्यान रखेंगे, मिठाई होता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिठाई बहुत सारी कोई भी हो सकती हैं, तो इसलिए जो है ये जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगला है सर्वनाम। अब दोस्तों सर्वनाम यहाँ से स्टार्ट हुआ। पिछला जो संज्ञा का पार्ट है अगर आप उतना ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अलग से आपको पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, उसे कम से कम 2-3 बार पढ़ें अच्छे से, आपका इनसे बनने वाला कोई प्रश्न बाहर नहीं होने वाला है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार दोस्तों इनको पुनः रिपीट किए दे रहे हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। इसे हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैं और तू, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो और सो अगर आता है तो कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। यह और वह आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आप आता है तो कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम।
जब अपनेपन का भाव हो तो निजवाचक सर्वनाम। कोई प्रश्न होता है जैसे कि बीच में कौन और क्या है, तो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ है तो मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर चीजें निश्चित नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पापा जी बाजार जा रहे हैं। तो भाई कौन बाजार जा रहा है, पापा जी जा रहे हैं। तो कर्ता क्या होता है, आज हम लोग समझेंगे कर्ता क्या होता है। कर्ता दोस्तों वह होता है जो कर्म करता है, जो क्रिया करता है, जो कोई काम करता है, जो क्रिया करता है, जो कोई काम करता है, वही होता है कर्ता। तो यहाँ पर पापा जी जाने का काम कर रहे हैं। कौन जा रहा है बाजार, तो कर्ता को पता करने के लिए कौन हम से लगाकर इसका आंसर पता करते हैं। जैसे कि पापा जी बाजार जा रहे हैं तो हम लगाएंगे कौन बाजार जा रहे हैं, तो पापा जी बाजार जा रहे हैं, तो पापा जी कर्ता हो जाएगा। ऐसे अगर कहा जाएगा कि सुरेश पढ़ रहा है, इसे समझ लीजिए दोस्तों, तो कर्ता आप समझने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सुरेश पढ़ रहा है, तो इसमें आप खुद से पूछेंगे कि कौन पढ़ रहा है, तो सुरेश पढ़ रहा है, तो सुरेश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। आगे देखो, कोई सज्जन बुला रहा है। लिखा है कोई सज्जन बुला रहा है, तो इसमें कोई सज्जन है, तो कोई सज्जन मतलब पता नहीं कौन है जो बुला रहा है, तो इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने अभी पढ़ाया था कोई और कुछ है तो अनिश्चयवाचक होगा। फिर लिखा है दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है मतलब पता नहीं कौन खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर चीजें पता ना हो, जैसे कोई चीज कंप्लीटली अगर पता नहीं है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। इससे संबंधित कुछ शब्द हैं जिनसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ। जैसे कि कुछ ना कुछ तो है, तो मतलब पता नहीं क्या है। कुछ भी तो नहीं है, क्या नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सब कुछ तो अच्छा है, तो सब कुछ, कुछ दोस्तों आ गया तो अनिश्चयवाचक हो गए। इतने लोग, इतने हैं दोस्तों, तो इतने मतलब कितने, तो अभी पता नहीं है। इतने लोग कैसे आ गए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ है दोस्तों यहाँ पे, कुछ, कुछ खाने को हमको दो, तो कुछ खाने को हमको दो, तो खाने को क्या दिया जाए ये भी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके घर इतने मेहमान आए हैं, यहाँ पर इसको समझेंगे। आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे वहां भेज दो। तो भाई मेहमान हैं, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि शादी बारात में क्या होते हैं, बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इतने मेहमान आए हैं तो थोड़े बहुत हमारे यहाँ भिजवा दो। अब भाई मेहमान है कि कोई चीज है जो मेहमान, तो इंसान को भी जो है कुछ मेहमान भेज दो, तो मतलब कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर कितने भेजना है, समझ रहे हो। और यहाँ लिखा है कि आपके घर इतने मेहमान हैं, मतलब ये भी नहीं कंफर्म है कि कितने हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम ध्यान से देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सोता है सो खोता है। लिखा है जो सोता है सो खोता है, तो हमने कहा था जहां पर जो सो हो, जैसा और वैसा हो, तो वहां पर संबंधवाचक होता है। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया है वह सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, तो ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है, तो इसे ध्यान रखेंगे। जहां पर सिर्फ स्वयं के बारे में बात की जाए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। खुद, अपने, आप और स्वयं शब्द का प्रयोग हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट है, वे आम के पेड़ हैं। तो वे आम के पेड़ हैं मतलब दिख रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो निश्चित है ना कि हैं आम के पेड़। कितने हैं, जब दिख ही रहे हैं तो निश्चित हैं। तो जहां पर निश्चित हो चीजें वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में आप लोग ध्यान देंगे, जहां पर वह दिया हो, क्या दिया हो, वह दिया हो, यह दिया हो, ये दिया हो और वे दिया हो, वहां पर पूर्णतया निश्चितवाचक सर्वनाम होंगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकती हैं या फिर सामने ही
होंगी। लिखा है मैंने मेरे को सुधार लिया है, तूने तेरे को सुधार लिया। तो भैया ये दिल्ली वाली भाषा है, ये यहाँ पर नहीं चलेगी। ये व्याकरण है, यहाँ पर ये अशुद्धि है। तो कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें सार्वनामिक अशुद्धि है। कौन सी है? सार्वनामिक अशुद्धि है। अगर इसको सुधारा जाएगा तो मैंने स्वयं को सुधार लिया या फिर मैंने खुद को सुधार लिया, इसका सार्थक जो है शब्द हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है डॉक्टर दीमसित ने संयुक्त सर्वनाम को एक पृथक श्रेणी में उल्लेख किया है और इस पृथक श्रेणी को जो है किस तरीके से परिभाषित किया है। तो डॉक्टर दीमसित ने संयुक्त सर्वनाम को अलग तरीके से इसे उल्लेख किया है। जब दो सर्वनाम शब्द जुड़ जाएं तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त सर्वनाम। जैसे कि कुछ ना कुछ, भाई कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, तो इसका मतलब ये संयुक्त सर्वनाम हो गया। कोई ना कोई, कोई ना कोई तो आया होगा और वो कुछ ना कुछ तो लाया होगा। तो ये इस तरीके के जो शब्द हैं, वाक्य हैं, वो संयुक्त सर्वनाम होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है यह गाड़ी किसकी है? यह गाड़ी किसकी है? तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसी ने पत्थर मार दिया, तो मतलब किसी ने मार दिया, पता नहीं किसने मारा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर समझिए, जब कोई व्यक्ति सिर्फ स्वयं के बारे में बात करता है, जहाँ पर सिर्फ घमंड की बात होती है, यहाँ पर सिर्फ अपने बारे में बोला जाता है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष में रखते हैं। जैसे कि मैं और हम। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास एक कार है, मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम बहुत ही एडवांस हैं। तो इस तरीके के शब्द जो सिर्फ स्वयं के बारे में बोला जाए, अहम का भाव जहां पर हो, यहाँ पर समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष होता है। ध्यान रखेंगे, मैं और हम, मैं और हम दोस्तों, सिर्फ मैं और हम। कुछ लोग होते हैं सिर्फ मैं किया करते हैं, तो मतलब वो दोस्तों जो है बहुत ही अहंकारी होते हैं, तो ये उत्तम पुरुष में आते हैं, ध्यान रखेंगे। और एक बात बता दें, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पंक्तियां हैं ये सार्थक सिद्ध होती हैं हमारे इतिहास में भी, कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। दोस्तों अहंकार करने वाले व्यक्ति का पतन निश्चित रूप से होता है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर घमंड करते हैं तो समझिए कि वहां से आपका जो है डेवलपमेंट, आपका विकास जो है रुक गया और आप जो है जो आगे बढ़ने की जिस प्रक्रिया में थे वो धीरे धीरे घट जाएगी। तो इसलिए कभी भी जीवन में घमंड ना करें। मध्यम पुरुष, जब दोस्तों मध्यम पुरुष तब होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, जैसे कि तू, तुम और आप, और इसमें कारक विभक्ति भी सम्मिलित है। अन्य पुरुष में होता है जब आप जो है, एक होता है दोस्तों वक्ता और एक होता है श्रोता। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। जब वक्ता जो है सिर्फ अपने बारे में बात करता है तो इसे कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जब वक्ता जो है श्रोता के बारे में बात करता है तो इसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जब वक्ता ना तो खुद के बारे में बात करता है और ना ही श्रोता के बारे में बात करता है, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करता है, तो इसे अन्य पुरुष ही कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये और वे, तो ये सब जो हैं अन्य पुरुष के एग्जाम्पल हैं। आशा करते हैं संज्ञा और सर्वनाम की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वाकई में क्लास अच्छी लगी तो इसको अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।